मुंबई से अच्छे संकेत, दिल्ली में कोरोना का कहर कब तक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। देश में कोरोना के मामले लगातार तेज गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अगर मामलों में कमी देखने को मिल रही है तो कुछ राज्य अब रिकॉर्ड केस दर्ज कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, बंगाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से जुड़ा हर अपडेट आज आप जानेंगे आज का एजेंडा में। कोरोना मामलों पर कानपुर आईआईटी प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने स्टडी के आधार पर कुछ आंकलन सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी स्टडी के मुताबिक मुंबई में संक्रमण की चरम स्थिति होने पर रोजाना 30 से 60 हजार मामले सामने आ सकते हैं। इस लिहाज से संक्रमण की चरम स्थिति होने पर अस्पतालों में 10,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं वो कहते हैं कि दिल्ली और मुंबई में जितनी तेजी से ग्राफ ऊपर उठा है, उतनी ही तेजी से इसके नीचे गिरने की भी उम्मीद है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और किस तरह से हम आपको आज बताएंगे कि कुछ राज्यों में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ राज्यों में हम देख रहे हैं कि मामले कम भी हो रहे हैं, गिरावट भी दर्ज हो रही है। ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस वजह से संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा लगातार 1 लाख के पार चल रहा है, क्योंकि कहीं बढ़ रहे हैं तो कहीं घट रहे हैं। इस समय अगर बात करें तो दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, बंगाल में स्थिति सबसे ज्यादा विस्फोटक दिखाई पड़ती है। मुंबई की स्थिति ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 33,470 मामले सामने आए हैं। यहां दोनों कोरोना संक्रमितों की 2 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 19% पर पहुंचा है। पहले ये 23% था, लेकिन मुंबई में टेस्टिंग की संख्या को लेकर भी विवाद देखने को मिल रहा है। मामले कम नजर आ रहे हैं, हालांकि पहले की तुलना में टेस्टिंग भी कम कर दी गई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि महाराष्ट्र के लिए ये सप्ताह काफी अहम रहने वाला है। अगर मामले ऐसे ही कम होते रहे तो ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा। अगर अब दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में मामले अभी भी फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर भी चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 21,000 से पार नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 25.65% दर्ज की गई है। 5 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है ये। इस दौरान 23 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसे में दिल्ली की स्थिति अभी भी विस्फोटक है और आने वाले 5 दिनों को काफी निर्णायक माना जा रहा है। और किस तरह की स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर देखने को मिल रही है, जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिस तरह के नियम तय किए गए हैं, क्या लोग उनका पालन कर रहे हैं, इस पर हमारे रिपोर्टर्स से हम जानकारी लेंगे जो मेरे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना की स्पीड पर ब्रेक तो लगा है, लेकिन अभी आने वाले कुछ दिन और क्रिटिकल है। देखना होगा कि क्या स्थिति इसी तरह से बनी रहती है या फिर एक बार फिर से मामलों में उछाल आता है। और ये आपको अलग अलग राज्यों में हम दिखा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कितने केसेस सामने आए हैं। और हमारा मकसद आपको सिर्फ चेताना है, डराना नहीं, क्योंकि अगर आप स्थिति से वाकिफ होंगे तभी आप अपना पूरी तरह से ख्याल रख पाएंगे। आप जान पाएंगे कि क्या सिचुएशन इस वक्त पूरे देश में कोरोना को लेकर है, क्योंकि घर बैठे बैठे लगातार लोग चिंता भी कर रहे हैं, पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। ऐसे में जानकारी ही आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकती है। इसीलिए हम ये आंकड़ों के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में स्थिति संभलती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर कुछ राज्यों में मामले कम हो रहे हैं तो कुछ राज्य अभी भी रिकॉर्ड केसेस दर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक ओवरऑल आंकड़ा है वो 1 लाख के पार ही बना हुआ है। और जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त नजर आ रहे हैं उनमें दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, बंगाल शामिल है। मेरे 2 सहयोगी मिलिंद शर्मा दिल्ली से और मुस्तफा मुंबई से मेरे साथ जुड़ेंगे और हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी लगातार ग्राउंड पर डटे हुए हैं और एक-एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले कि मैं अपनी सहयोगी के पास जाऊं और उनसे जानूं कि दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है, आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। देश भर में कोरोना के केसेस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन
पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा और कोरोना के बढ़ने की स्पीड कम होनी चालू होगी। जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं, उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है, जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 1-1 घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 1-1 घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को 6 बजे सूट करेगा, किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को शाम को सूट करेगा। जो आपको सूट करे समय, आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे, ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक एक पेशेंट को से बात कर सके, एक एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर नजर रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और वो अपने योग प्लान के बारे में बता रहे थे, और इसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम है, लोग घरों से ही काम करेंगे और लोग घरों में रहने को मजबूर भी हैं, क्योंकि बाहर पाबंदियां हैं और बाहर कोरोना भी है। लेकिन अब किस तरह से लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको देते हैं। मिलन शर्मा दिल्ली से मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं, और मुस्तफा शेख मुंबई से। मिलन, हमने योग प्लान के बारे में तो सुना, और आज का एजेंडा में हमारी कोशिश ये है कि घरों में बैठे लोग बहुत सारे सवालों से जूझ रहे हैं, लोगों के मन में कंफ्यूजन है, डाउट्स है कि क्या सिचुएशन है बाहर, क्या स्थिति और खराब होने वाली है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक्सपर्ट्स जिस तरह की जानकारियां दे रहे हैं वो अच्छे संकेत की ओर इशारा नहीं कर रहे। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो पॉजिटिविटी रेट मिलन बढ़ गया है जो हम देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि स्थिति क्या काबू होगी, या फिर जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जल्दी पीक आने वाला है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो फिलहाल दिल्ली में ज्यादातर प्राइवेट ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट यानी कि जितने लोग कोरोना के संक्रमण में आते हैं और पॉजिटिव टेस्ट होते हैं वो दर बहुत ही हाई है दिल्ली में। और दिल्ली में ही नहीं, आप देखिए कि इसका जो इम्पैक्ट है दिल्ली में होने वाले कोरोना केसेस का, हालांकि दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो नोएडा, गाजियाबाद जैसे इलाके हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद, लखनऊ जैसे जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना के मामले इस वक्त देखे जा रहे हैं। प्रतिदिन नोएडा में कम से कम 1000-1200 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लखनऊ में भी उतने ही केस आ रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि फिलहाल कोरोना जो है कैपिटल सिटीज या मेट्रो सिटीज में ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए दिल्ली और मुंबई जैसे मेरे सहयोगी बताएंगे ज्यादा टारगेट पर है। लेकिन इसके मुकाबले डर फिलहाल ये है, जब आपने पीक की बात की कि अगले 10 दिनों में हम पीक देखने वाले हैं, ये कहा जा रहा है मेट्रो सिटीज के लिए, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु।
लेकिन ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हम इंतजार ही कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो रोज सुबह नए नए आंकड़े आते हैं देश में कितनी कोरोना केसेस आए हैं उसका, और वो आंकड़े आएंगे, वो आ चुके हैं। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में 1,90,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के केस पिछले 24 घंटे में ही आ गए हैं। तो हम देख रहे थे कि धीरे धीरे केसेस की संख्या बढ़ती जा रही थी, 10-10 हजार से 10-10 हजार रोज, और आज जो देश में पॉजिटिविटी रेट है वो 11% है। मतलब एवरेज पॉजिटिविटी रेट भी 11 से ज्यादा है। और महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बेंगलुरु में यहाँ पर जो है ज्यादा संक्रमण दर देखा जा रहा है। लेकिन ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया, अभी तक हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि पीक कब आएगी, और पीक आने के बाद ही जो है केसेस कम होंगे। दिल्ली में तो अस्पतालों में भी दाखिले बढ़ते जा रहे हैं। कल ही की बात अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेश आंकड़ों में दिख रहा है कि 84 लोग दिल्ली में वेंटिलेटर पर आ चुके हैं जी। अब इसका क्या कारण है? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, वेंटिलेटर बेड यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान वेंटिलेटर पर है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा बेड्स हैं तो उन लोगों को वेंटिलेटर पर डालने की क्या जरूरत है? इसीलिए डाला होगा क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन सपोर्ट की। और एक पॉइंट में और जल्द से आपको बताना चाहती हूँ कि सारे केसेस ओमिक्रॉन के नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अभी भी 20% जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के भी आ रहे हैं। और हमें पता है कि डेल्टा से क्या होता है, निमोनिया होता है कोविड का, और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए सारे केसेस अभी तक ओमिक्रॉन के नहीं है, डेल्टा भी सर्कुलेशन में है। बिल्कुल मिलन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर बताई है, और इन्हीं कंफ्यूजन्स की मैं बात कर रही थी, क्योंकि लोगों को, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में इतनी चर्चा हो रही है तो लोगों को लग रहा है कि अब हर मामला जो देश में आ रहा है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का है। लेकिन जैसा कि मिलन ने बताया कि बहुत से केसेस अभी भी डेल्टा वेरिएंट के हैं, और जैसा हमने सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि डेल्टा वेरिएंट बहुत घातक है, जानलेवा साबित हो रहा था बहुत से लोगों के लिए। हालांकि ओमिक्रॉन के बारे में कुछ अलग तरह की बातें अब तक एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स द्वारा बताई गई हैं। मुस्तफा शेख, आपका भी रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप मुंबई में हैं, और मुंबई से पिछले 3-4 दिनों से जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने शुरुआत में भी आंकड़े बताए थे कि कुछ हद तक कह सकते हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा है, केसेस घटे हैं। लेकिन साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि टेस्टिंग भी उतनी अच्छी तरीके से वहां पर नहीं हो रही है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि महाराष्ट्र के लिए ये वीक बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसके बारे में क्या जानकारी आप मुस्तफा दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर फ्राइडे के बाद से आप देखें तो पिछले 4 दिनों में जो कोविड ग्राफ है मुंबई का, वो उसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक भारी गिरावट देखने के लिए मिली है। जहां 20,000 से ज्यादा केसेस चले गए थे, वहां 11,000 के आसपास ये केसेस आ रहे हैं। उसमें ये बात कही जा रही है कि टेस्टिंग जो है वो कम की जा रही है। तो इसमें बीएमसी का ऐसा कहना है कि जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुंबई में कहीं जाएंगे आरटीपीसीआर टेस्ट कराने तो आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा। लोग शायद कहीं ना कहीं टेस्टिंग कम करा रहे हैं, वो इसलिए कि पिछला 1 हफ्ते का जो एक्सपीरियंस लोगों का रहा है उसमें ये देखने के लिए मिला है कि 3 से 4 दिनों में ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। हॉस्पिटल जाने का जो रेशियो है वो बहुत कम है, और लोग जो है वो एंटीजन होम टेस्टिंग किट्स जो है उसकी डिमांड काफी मुंबई में बढ़ गई है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वो होम किट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, और पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं। मुंबई में पिछले 1 हफ्ते से ये गाइडलाइन है कि 7 दिन अगर आप क्वारंटीन में कंप्लीट करते हैं तो आपको 8वें दिन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप मास्क पहनकर बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके का थर्ड वेव में आप कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो काफी कम हो रहा है लोगों में, और हॉस्पिटलाइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है अगर लोगों ने वैक्सीन लिया है और कोई कोमोर्बिडिटीज नहीं है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं शायद ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि लोग टेस्टिंग कराने के लिए कम आ रहे हैं। इसमें दूसरा पहलू ये भी है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि मुंबई में जो थर्ड वेव का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं अब वो कर्व जा चुका है, और पीक से गुजरकर अब वो चीजें स्लो हो रही है। लेकिन ये आगे आने वाले कुछ दिनों में जो टेस्टिंग के रिजल्ट आते हैं, जो नंबर आते हैं, उसमें बेहतर तरीके से पता
चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो महाराष्ट्र और मुंबई दोनों जगहों पर ही आप लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने, बीएमसी ने काफी अलग तरीके का रुख लिया। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए थे पिछले हफ्ते कोविड के, उसके बावजूद भी किसी तरीके का हार्श स्टेप नहीं लगाया गया। आप सारी चीजें मुंबई में देखेंगे तो वो खुली हुई हैं। वो इसलिए कि एक रीजन ये दिया गया है कि इकोनॉमी को आपको बैलेंस करना है, और जब ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 4 से 5 दिन होम क्वारंटाइन में ठीक हो रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मुस्तफा, और हमें पॉजिटिव साइड पर ही फोकस करना चाहिए। जो ज्यादा अच्छी बात है वो ये है कि पॉजिटिविटी रेट घटा है, लेकिन दिल्ली के मामले में स्थिति कुछ अलग है। पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में तो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। मिलन, आप से ये भी मैं समझना चाहूंगी कि हॉस्पिटल्स की सिचुएशन इस वक्त दिल्ली में कैसी है। पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस किसी को पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस उनकी भलाई के लिए ही लगाई जा रही हैं, क्योंकि सेकेंड वेव में जो हमने तस्वीरें देखी वो दोबारा कोई नहीं देखना चाहता। वो भयानक मंजर हम सबके जहन में अभी भी है। तो लोगों का एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी के परिवार में, किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो क्या उसके लिए दिल्ली तैयार है? देखिए, दिल्ली की तैयारी पूरी है, क्योंकि दूसरी लहर से हमने सीखा है कि बेड्स जो हैं, एडिशनल बेड्स रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल इसी के चलते जो बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, आरएमएल हो, और दिल्ली सरकार के अस्पताल जो एलएनजेपी हो वगैरह, वहां पर जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं या फिर जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं कोविड से नॉन रिलेटेड है, उनको अभी के लिए स्थगित किया है। लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत नॉन कोविड सर्विसेज दे रहे हैं ओपीडी पर, क्योंकि ओपीडी में अब ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ रही है, लोग टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि मुस्तफा ने बताया, मुंबई में नहीं, दिल्ली में भी होम बेस्ड टेस्टिंग किट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ गई है। लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, लोग ऑर्डर कर रहे हैं, सोसाइटीज में टेस्टिंग किट्स यूज हो रहे हैं एक साथ। तो इन सब चीजों को देखकर लोग सजग हैं। लेकिन डरने की इसलिए बात नहीं है, क्योंकि जब हम इस वेव का, जो जितने केस मैंने आपको बताया, 1,90,000 से ज्यादा केस, उस वेव का हम डेल्टा वेव या दूसरी लहर से अगर तुलना करें, तो उस वक्त जो हॉस्पिटल में जा रहे थे उन लोगों की संख्या कई गुना ज्यादा थी आज की तुलना में। तो इतने लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो हथियार था वैक्सीनेशन का वो हमने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। हमने डबल डोज लगाई हुई है कई लोगों ने भारत में। अब दिल्ली में 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्लेम कर रहे हैं। तो कम से कम इस बार हमारे पास वैक्सीन है जो लोगों ने लगाई है, जिससे काफी ज्यादा बचाव हो भी रहा है। जो अस्पताल जा रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं, तो उनमें से ज्यादातर लोगों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी है, या तो हाइपरटेंशन है, या दिल की बीमारी है, या फिर कोई भी किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है। तो इन सब लोगों को इस वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए सरकार ने जो तीसरी थर्ड प्रिकॉशनरी डोज है 60 साल से ऊपर के मरीजों के लिए, वो भी देना शुरू कर दी है। लेकिन ये स्थिति ना आए कि हम अस्पताल पहुंच जाएं, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। अगर घर में है तो घर में ही रहें, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, हमें याद करना होगा कि कोरोना हवा से फैलता है, बोलने से फैलता है, इसलिए आपको मास्क पहन के रखना होगा। फ्लू सीजन भी चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई आपको आपके बगल में छींकता हुआ या खांसता हुआ मिलेगा। जब मैं और मुस्तफा बाहर जाते हैं तो हम जानते हैं कि लोग आसपास छींक रहे होते हैं, खांस रहे होते हैं, तो आप नहीं ये अंडरस्टैंड कर सकते कि उनको नॉर्मल फ्लू है या फिर कोविड है। इसलिए मास्क पहन के रखना बहुत जरूरी है। और मिलन, दिल्ली में आप हैं, मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, तो हम जानते हैं कि इस वक्त सर्दी भी कितनी ज्यादा दिल्ली में हो रही है। और एक ये भी अलग से लोगों के सामने चैलेंज है, क्योंकि सीजनल फ्लू और इस तरह की गले में खराश, फीवर विंटर्स में अमूमन लोगों को होता है, लेकिन अब जब भी होता है तो लोगों के दिमाग में पहला डर यही आ जाता है कि कहीं हम इन्फेक्ट तो नहीं हो चुके हैं। मुस्तफा, अभी जस्ट मैं देख रही थी, अपडेट आया है कि किस तरह से केसेस जो हैं इंडिया में ओवरऑल बढ़ गए हैं। 17% अगर पिछले दिन के हिसाब से देखा जाए तो बढ़े हैं। और मुंबई में तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कल खबर हमने सुनी, लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी भी कोरोना संक्रमित हो गई। उनकी क्या हेल्थ पर कोई अपडेट? और जो सेलिब्रिटीज, जो फिल्म स्टार्स इन्फेक्ट हुए हैं,
क्या उनके इलाज से जुड़ी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगर एक्सपर्ट्स के आप माने तो उनका यही कहना होता है कि जो वेव है वो हर स्टेट में अलग अलग वक्त पर आता है। मुंबई में आपने देखा कि पिछले हफ्तों में काफी ज्यादा केसेस दिख रहे थे, अब थोड़े कम होते दिख रहे हैं। वहीं पर गोवा और बाकी ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर केसेस अभी बढ़ना शुरू हुए हैं। गोवा एक आपको बताते हैं ऐसी जगह है जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था न्यू ईयर के लिए। न्यू ईयर पे काफी लोग आए, उसके न्यू ईयर के बाद 1 जनवरी 2 जनवरी के दिन में ऐसे वीडियोस बागा बीच से वायरल हुए जहां पर आप देख पा रहे थे कि काफी ज्यादा भीड़ है। तो ये अब इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ मुंबई की अगर आप बात करें तो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पिछले हफ्ते में कोविड पॉजिटिव हुए हैं। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में है, वो आईसीयू में एडमिट है इस वक्त। उनका इलाज चल रहा है। निमोनिया सिम्टम्स के लिए फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो अभी स्टेबल है। तो उनके हेल्थ बुलेटिन जो है वो थोड़ी देर में आएगी, उसके बाद जो ज्यादा जानकारी है वो मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि इस बार जो संक्रमण हुआ वो काफी तेजी से हुआ। कई ऐसे लोग थे जिन्हें पिछली 2 वेव में कोविड नहीं हुआ था, लेकिन 3rd वेव में हुआ। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं राहत की बात यही है कि फिलहाल जो सीवियरिटी है इस पूरे इन्फेक्शन की वो इतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो आगे चलकर क्या होता है इस पर एक्सपर्ट्स की नजर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि क्योंकि जो प्रिकॉशनरी डोज है, बूस्टर डोज, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू हो चुका है। मुंबई में भी लोगों को अर्ज किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने जो डेटा शेयर किया आज सुबह में, उसके मुताबिक फरवरी 2021 से लेकर अब तक जितनी कोविड डेथ्स हुई उसमें से 94% जो डेथ्स हैं वो उन लोगों की है जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। वैक्सीनेशन बहुत अहम है और लगातार राज्य सरकारें भी इस पर जोर दे रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब समीक्षा बैठक की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो नियम लोगों के लिए नए तय किए जा रहे हैं, उनका पालन कराना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा मिलन मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस काफी हैं। कल तो और भी रिस्ट्रिक्शंस लग गई, बार्स, रेस्टोरेंट, सब जगह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम प्राइवेट ऑफिसेज के लिए कर दिया गया है। लेकिन जरूरी ये होता है मिलन कि इनको फॉलो कराया जाए, इनको इम्प्लीमेंट, इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि मैं भी जब ऑफिस आना जाना करती हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि कोई कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है, ट्रैफिक का जैसा दिल्ली में रहता है उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि लोग सीरियसली ले रहे हैं इन रिस्ट्रिक्शंस को? देखिए, किसी भी तरीके का लॉकडाउन या कर्फ्यू या प्रतिबंध जो लगाती है सरकार, वो इसलिए लगाती है क्योंकि क्राउडेड एरियाज में जहां पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा होती है वहां भीड़ इकट्ठा ना हो। तो इसके लिए तो हमें खुद भी सजग होना होगा, क्योंकि हम मार्केट्स जाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे। अगर हम जैसे हमारे जो दिल्ली के पार्टी सर्कल एरियाज है वहां पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो निश्चित तौर से भीड़ बढ़ेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली में जैसे हमने देखा कि जब लॉकडाउन लगते हैं या कर्फ्यूज लगते हैं, उसमें जो आम आदमी है, जो तकलीफ है, उन्हीं को झेलनी पड़ती है। चाहे वो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनकी जो डेली दिहाड़ी है, जो घर में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ये बुरा होता है, क्योंकि उनकी डेली की अर्निंग खत्म हो जाती है। और इस चक्कर में सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि हाँ, हम कर्फ्यू तो लगा रहे हैं, लेकिन हम इतना स्ट्रिक्ट कर्फ्यू नहीं लगा रहे कि आपकी आमदनी या आपकी कमाई पर इसका इम्पैक्ट हो। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछली लहर से सीखा है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, तो दिल्ली में अगर कर्फ्यू लगा है, आप दिल्ली बॉर्डर पार करके आप नोएडा आ जाइए, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई कर्फ्यू नहीं है और लोग आराम से घूम रहे हैं, लोग मास्क भी नहीं लगाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव है, हो सकता है इस कारण से नोएडा में अभी तक कर्फ्यू नहीं लगा है, गाजियाबाद में कर्फ्यू नहीं लगा है। तो ये सारे इलाके दिल्ली से सटे हुए हैं और जो भी केसेस का इम्पैक्ट दिल्ली में है, धीरे धीरे इन जगहों पर भी दिखाई दे रहा है। तो कर्फ्यू लगाने से कोई खासी फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ इतना है कि हम इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है, जैसे हमें हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट बताते हैं, वो डिले होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन रुकेगा, जिस डिले होगा क्योंकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन अब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं ट्रांसमिशन में कि इस चेन को ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जब तक लोग कंप्लीटली अपने आप को आइसोलेट ना कर ले, कंप्लीटली मास्क ना लगा ले,
और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें, और वो हम पर खुद है। अगर हम खुद मास्क लगाकर काम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। सोचिए उन हेल्थ वर्कर्स का, मैं कल ही एक ईएसआईसी अस्पताल फरीदाबाद से ये ऑर्डर आया कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको सिर्फ 3 दिन का आइसोलेशन दिया जा रहा है, वो भी जो परमिशन लेकर उनको आइसोलेशन लेना है। टेस्ट भी वो एक बारी के बाद नहीं करवा सकते, उसमें 1500 रुपए उनको हर टेस्ट के देने पड़ेंगे। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। अननेसेसरली हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है आप घर हैं, आप ठीक है, आपका ऑक्सीजन नहीं गिर रहा है, तो मैं सबसे आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज हॉस्पिटल बेड्स ऑक्यूपाई ना करें, क्योंकि सबको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग घर में ठीक हो सकते हैं। सिम्टम्स मैं नहीं कहूंगी माइल्ड है, लेस सिवियर कहूंगी, लेकिन इतने भयावह सिम्टम्स नहीं है जितने डेल्टा के होते हैं। बिल्कुल, और आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही, वी शुड नॉट टेक आवर कोविड वॉरियर्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे ऑल्सो हैव फैमिलीज। वो भी घरों से निकल रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जैसे कि आप देख रहे हैं रोज बाहर जाते हैं, उनके लिए भी खतरा उतना ही बड़ा है। मुस्तफा, हेल्थ केयर वर्कर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मुंबई से एक और बहुत बुरी खबर आई थी कि लगातार डॉक्टर्स बहुत चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण डॉक्टर्स के बीच बढ़ रहा है, 400 के करीब आंकड़ा हो गया था। पुलिसकर्मी भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब हमारे कोविड वॉरियर्स, हम जानते हैं कि रिस्क पे होते हैं, लेकिन अगर वो इन्फेक्ट भी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर और चीजों पर भी देखने को मिलेगा। अभी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, हर जगह पे आप अगर देखेंगे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो काफी ज्यादा संक्रमित है। आप चाहे डॉक्टर्स की बात करें या फिर आप रेलवे कर्मचारियों की बात करें या पुलिस कर्मियों की बात करें, मुंबई में और साथ ही साथ आसपास महाराष्ट्र में जो इलाके हैं वहां पर जो संक्रमण है कोविड का वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। स्टेट में अराउंड मुंबई में तकरीबन 400 डॉक्टर्स जो है वो संक्रमित है। तो ये सारा डेटा कोलेक्ट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि इससे आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब देखना ये होगा कि उन जो लोग हैं उनकी सीवियरिटी कितनी है। अगर वो भी आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ट्रेंड्स शायद बदल सकते हैं। क्वारंटीन पीरियड जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्पेशली अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती है तो उनका वहां पर होना, फील्ड पर होना भी एक तरह से बहुत जरूरी बात होगी। तो ये पूरा ट्रेंड आप देख सकते हैं कि आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात बराबर है कि मुंबई में जो संक्रमण रहा वो काफी फास्ट रहा। पुलिस स्टेशन हो मुंबई में, कोई भी कहीं हॉस्पिटल हो, कहीं भी अगर आप जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कोविड केसेस पाए नहीं गए। मुंबई की जेलों में भी कोविड संक्रमण काफी हद तक फैला हुआ है। आइसोलेशन में कई कैदियों को रखा गया है। तो ये हर जगह पे जो प्रभाव है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्वारंटीन देखने के लिए मिल रहा है। ये बात भी सही है कि इस पूरी समस्या का जो असर है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स पर, स्पेशली हॉस्पिटल स्टाफ पर जो है वो काफी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उतने ज्यादा जो स्टाफ है वो ड्यूटी से बाहर हो जाते हैं। और ऐसे में अगर कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं एक तकलीफ का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। मुस्तफा, एक इसी से जुड़ा आपसे सवाल एक और पूछना चाहूंगी कि जो डॉक्टर्स संक्रमित हो रहे हैं या जो पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्या उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उनके परिवार वालों तक कैसे मदद पहुंचानी है? क्या उनका भी मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट हो रहा है, जांच हो रही है, और किस तरह से उनकी मदद की जा रही है? जी बिल्कुल, ये बात बराबर है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाई रिस्क पेशेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर यही वर्कर्स होते हैं जो हर बार बाहर जाते हैं, और साथ ही साथ इनका जो इंटरेक्शन होता है हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, लोगों से काफी ज्यादा होता है, और संक्रमण होने का इनका जो रेशियो है वो काफी ज्यादा होता है। ऐसे में जो हाई रिस्क कैटेगरी में है उनके फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं। तो जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आते हैं क्वारंटीन किया जाता है। लेकिन साफ तौर पर इस वेव में अगर आप देखें तो जो गाइडलाइंस है वो अभी साफ होती दिख रही है ICMR की तरफ से भी, कि अनलेस एंड अनटिल आपको सिम्टम्स है तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप क्वारंटाइन हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर पर एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया है तो पूरा के पूरे फैमिली मेंबर्स हैं वो 7 डेज के लिए क्वारंटाइन हो जाए और किसी भी तरीके की मूवमेंट ना रखें। अगर सिम्टम्स आते हैं तो टेस्ट कराएं, सिम्टम्स बढ़ते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन तक बात पहुंच सकती है। सिम्टम्स नहीं आते हैं, आप नॉर्मल है, 3 से 4 दिन तक अगर आपको बुखार नहीं आता है तो फिर आप जो है विदाउट टेस्ट आप क्वारंटाइन पीरियड अपना खत्म कर सकते हैं, मास्क का यूज करते हुए, जो अपनी डेली एक्टिविटी
एक्टिविटी है वो शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप देखें, जो एक तरह से बंदिश लग जाती थी वो इस वक्त जो है इस बार थोड़ी कम है। जैसे कि हम बताते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैन पावर आप 14 दिनों तक क्वारंटाइन करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जॉब पर और ये सारी चीजों पर भी असर पड़ता है। उस चीज को भी बैलेंस करना जरूरी है। तो एक तरह से लोगों में भी ये सारी चीजों की अवेयरनेस काफी ज्यादा है। लोग आजकल डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, सिम्टम्स ट्रीट होने के बाद, क्वारंटाइन पीरियड खत्म करने के बाद बाहर आ पा रहे हैं। तो एक तरह से आप देखें तो पूरे फैसिलिटी अवेलेबल है। सिम्टम्स होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीजें हैं। वार्ड वॉर रूम हर वार्ड मुंबई में हर वार्ड में है, जहां पर आपसे संपर्क में वो लोग रहते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, इनकेस आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल बेड चाहिए हो, तो उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हॉस्पिटल बेड अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तो फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल सीवियरिटी ज्यादा न होने की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स के फैमिली मेंबर्स पे या फ्रंटलाइन वर्कर्स पर अभी तक देखा नहीं जा रहा। जी, बहुत ज़रूरी जानकारी आपने मुस्तफ़ा बताई। और मिलन, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, कहीं ना कहीं हमने दूसरी लहर से बहुत कुछ सीखा है और इस बार चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती नज़र आ रही हैं। दिल्ली सरकार की भी अगर बात करें तो इस बार की तैयारी भी बेहतर नज़र आ रही है। और जो योग प्लान के बारे में अरविंद केजरीवाल बता रहे थे, जो हमने आपको शुरुआत में सुनाया भी, इस तरह से भी जब कोई पॉजिटिव हो रहा है तो सरकार द्वारा कॉल्स जाना या इस तरह के जरूरी लिंक्स देना, ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है लोगों के लिए जो घरों पर आइसोलेशन में है। नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में तो काफी लोग जो हैं होम आइसोलेशन में हैं और इसी के चलते काफी हमने ट्वीट्स पर भी पढ़ा और लोगों से भी सुना कि किस तरीके से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दफ्तर से लोगों को लगातार कॉल्स जा रही हैं और लगातार वहां पर कहा जा रहा है कि आप पूछने के लिए कॉल किया जा रहा है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं और आपके पास ऑक्सीमीटर है या नहीं, पल्स मीटर है या नहीं, थर्मामीटर है या नहीं। इन सब चीजों के लिए एसडीएम ऑफिस से दिल्ली में लोगों को कॉल्स की जा रही हैं। दूसरा बहुत अहम बात आपने जो बताई कि हाँ, केजरीवाल सरकार ने अपनी तरफ से होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए योगा क्लासेस जैसी चीजें ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अल्टीमेटली कोविड से अगर आप लड़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी ही आपके काम आएगी। किसी तरीके की दवाई, जैसे मैं मोलनूपीराविर की भी बात करना चाहूंगी क्योंकि मैं हेल्थ कवर करती हूँ और बहुत सारी हमने रिपोर्ट्स ऐसी की हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जब से मोलनूपीराविर को अप्रूवल मिला है, कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं मोलनूपीराविर जैसी एंटीवायरल कोविड-19 पिल लेने के लिए। तो मैं मना करना चाहूंगी ऐसे लोगों को भी, डॉक्टर्स पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो रेकमेंड ना करें इस ड्रग को, क्योंकि ये जो ड्रग है इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस अभी भी हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाइल्ड बेयरिंग एज में माने जाते हैं, यंग लोग, यंग कपल्स जो बच्चे करना चाहते हैं, जो बच्चा करने की उम्र में हैं, उनमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखी जा सकती हैं। बिकॉज इस दवाई के साथ 3 महीने का कॉन्ट्रासेप्शन कहा गया है। इस दवाई को स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोगों को हॉस्पिटल जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस दवाई का ट्रीटमेंट 5 दिन का कोर्स होता है और इसको सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, दिल्ली में हमने देखा काफी रिपोर्ट्स की, जो इसको रेकमेंड कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसकी सरकार ने अभी तक इसको नेशनल क्लिनिकल प्रोटोकॉल का पार्ट भी नहीं बनाया है। सरकार की तरफ से एक पर्चा आता है नेशनल क्लिनिकल प्रोटोकॉल का जिसमें ये ड्रग नहीं है, तो इसको नहीं लेना चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना चाहिए। अगर आपको बुखार है तो आप पैरासिटामोल खा सकते हैं, अगर आपको खांसी है तो आप काढ़ा पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। होम आइसोलेशन में आप अच्छा खाना खा सकते हैं, गर्म खाना खा सकते हैं और काफी सारा रेस्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि गले में बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट करता है। आवाज आपकी कर्कश और खराश देता है गले को, इसलिए गले में चाय पीजिए, आप काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए, लेकिन दवाइयां अननेसेसरली लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपके डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब न करें। ओके, मुस्तफ़ा, एक और बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि मुंबई में बहुत से लोग काम करने के लिए आते हैं,
लोगों को अगर वहाँ पे जॉब्स के लिए आना होता है या फिर किसी भी तरीके के ट्रैवल अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो, अर्जेंट हो, तो ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इस वक्त क्या मुंबई ट्रैवल करना सेफ है और किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर सपोज कोई दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करता है तो क्या आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी है या फिर आपको एयरपोर्ट पे जांच करानी होगी, मुंबई पहुंचकर क्या आइसोलेट भी खुद को करना पड़ सकता है, इससे जुड़ी क्या जानकारी? जी बिल्कुल, फिलहाल सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए है महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने में, यानी कि महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, पूरा स्टाफ है, उन लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट की जरूरत है, वो भी 72 आवर्स के जो लिमिट है उसमें किए जाने का है। बाकी अलग अलग स्टेट्स के साथ आने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है। फिलहाल मुंबई में आरटीपीसीआर कंपल्सरी नहीं है, ना ही कि क्वारंटाइन है अगर इंटरनेशनल आप पैसेंजर्स नहीं है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मुंबई में इस वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ज्यादा नहीं है किसी भी तौर पर, लेकिन इन्फेक्शन रेट जो केसेस हैं वो नंबर्स तो आप देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ में जाना और ये सारी चीजों में लोगों से मिलने में जो खतरा संक्रमण का है वो तो काफी ज्यादा रहता है। लेकिन बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में कोई एक्स्ट्रा जो आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस है मुंबई में वो फिलहाल देखने के लिए फिलहाल की स्थिति में नहीं मिल रहे। लेकिन ये बात भी जरूर है कि मुंबई में कोई भी ऐसी इवेंट जिसमें भीड़ इकट्ठा होती हो या जिसमें ज्यादा लोग जमा होते हैं वो चीज अभी अलाउड नहीं है। मुंबई में शादी के जो नंबर्स है मैरिज हॉल्स पर भी 50 लोगों का रिस्ट्रिक्शन फिलहाल लगा हुआ है। तो रिस्ट्रिक्शंस एक तरह से भीड़ ना होने पर है, लेकिन आवाजाही पर या लोगों को मुंबई आने पर या ऐसा कंपलसरी क्वारंटाइन इस चीज को लेकर के रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप ट्रांसपोर्टर्स को छोड़ दें तो। और मिलन, एक सवाल आपसे भी आई एम श्योर बहुत से लोग पूछते होंगे, हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हमने देखा कि धीरे धीरे बढ़ाई ही गई हैं, ऑब्वियसली क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, जरूरत भी है, वक्त की डिमांड है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बात कई बार बोल चुके हैं कि लॉकडाउन हम नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये भी एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि पीक अभी आया नहीं है, आ सकता है। तो क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या ऐसी नौबत लग रहा है आपको कि आ सकती है कि जल्दी लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन जाए दिल्ली में? देखिए, आज से लेके अगले 10 दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से हम सुन चुके हैं बहुत बारी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि दिल्ली में लॉकडाउन लगे, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि लोगों की जो आमदनी है, आर्थिक व्यवस्था है, लोगों के बिजनेसेस हैं, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हमने देखा कि जिस तरीके से सरोजिनी मार्केट में जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई, उसके बाद से सरोजिनी मार्केट में भी क्रैकडाउन करके ऑड इवन स्कीम में मार्केट्स को किसी तरीके से खुला रखा गया, पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया कर्फ्यू लगने तक। अब दिल्ली में अगर लगातार 20,000 तक केसेस आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अभी भी संक्रमण दर कम नहीं हुआ है। इसके आगे बढ़कर एक और हफ्ता देखा जाएगा, और अगर इसमें भी संक्रमण दर कम नहीं होता तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने की बात की जाएगी, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं वो रेस्टोरेंट और इन डाइनिंग रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाई गई हैं। आप रेस्टोरेंट्स दिल्ली में बंद हैं, आप रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकते, आप ऑर्डर कर सकते हैं खाना, और ये रिस्ट्रिक्शन भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि लोग लगातार बाहर निकल रहे थे, रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे जहां पर संक्रमण दर ज्यादा होता है इंडोर डाइनिंग में। तो इसको देखने के बाद 10 दिन और अगर संक्रमण दर कम नहीं होता है दिल्ली का, या कर्व फ्लैटन नहीं होता है जिसको हम कहते हैं, तो हो सकता है और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाएं। लेकिन एक ब्लैंकेट लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की। ये बहुत ज़रूरी है दिल्ली वालों के लिए जानना ये इन्फॉर्मेशन। और कहीं ना कहीं मिलन, मुझे ये भी लगता है कि जैसे आपने पहले पॉइंट आउट किया था कि नोएडा में सिचुएशन अलग है, गाजियाबाद में अलग है, और ये दिल्ली से सारे सटे हुए इलाके हैं, तो ज़्यादा मदद तभी होगी अगर एक जैसी पाबंदियां सब जगह लगाई जाएं, क्योंकि अगर दिल्ली से शॉपिंग करने कोई नोएडा आ जाएगा तो फिर उस तरह की रिस्ट्रिक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, क्योंकि राज्य सरकार जो दिल्ली में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये कहा है कि दिल्ली में ही रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, एनसीआर के इलाकों में भी किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए।
इसकी अपील दिल्ली सरकार ने की है। और एनसीआर से हमारा मतलब आप जानती हैं कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे एरियाज भी जो हरियाणा में भी आते हैं, वहां पर भी अगर किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, क्योंकि बॉर्डर बहुत ही पोरस है दिल्ली नोएडा के बीच। कई ऐसे लोग हैं जो नोएडा से दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से नोएडा जाते हैं काम करने के लिए। तो अभी तक जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वो सिर्फ हमें दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन नोएडा वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी होगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मुंबई में सिचुएशन अलग है, आइलैंड सिटी है। आप अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो आप बाकी क्षेत्रों से उन्हें कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। और लोग अगर एंटरटेनमेंट के लिहाज से बात की जाए, अगर किसी को शॉपिंग करनी है, किसी को मूवी देखनी है, तो लोग ये चेक करते हैं कि अच्छा दिल्ली में नहीं है तो गुड़गांव में चेक कर लेते हैं, नोएडा में चेक कर लेते हैं खुला है कि नहीं खुला। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है टू डील विद, और इसके बारे में भी मुझे लगता है कि जरूर सोचकर कदम उठाने जरूरी है। मुस्तफा, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि मुंबई में एक अच्छा संकेत अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, पिछले 3-4 दिनों से केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि आगे इसी तरह से इम्प्रूवमेंट सिचुएशन में होती रहेगी, जिस तरह की तैयारियां और जिस तरह से लोग वहां पर नियमों का पालन कर रहे हैं, या फिर अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है? जी बिल्कुल, मुंबई के जो एक्सपीरियंस रहा है कोविड का पिछले 2 सालों में, वो वेट एंड वॉच सिचुएशन ही कह सकते हैं आप, क्योंकि आप वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं कि अलग अलग वेरिएंट जो है कोविड वायरस के वो इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। और मुंबई, दिल्ली वो एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहां पर इंडिया से आने के लिए इंटरनेशनल ट्रेवल्स के लिए जो तादाद होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो कोई भी नया वेरिएंट का स्प्रेड होने का जो चांसेस है वो हमेशा ज्यादा रहता है। जहां तक इस वेव की आप बात करें, अगर ट्रेंड ऐसे ही चलते रहते हैं तो मुंबई के लिए राहत की बात है, लेकिन क्या इसमें टेस्टिंग कम हो रही है या फिर कोई और वजह है, या फिर सच में जो ट्रेंड है उसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है? इस पे कम से कम 1 हफ्ते का और डेटा एक्सपर्ट्स को लगेगा, उससे पहले उसके बाद ही वो कमेंट कर पाएंगे कि थर्ड वेव का पीक आकर मुंबई में चला गया है या नहीं। तो फिलहाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि चीजें काफी ज्यादा खुली हैं ताकि लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर पाए। यानी कि मुंबई का आप लोकल ट्रेन का अगर प्रवास देखें तो दिन में 10 लाख से ज्यादा लोग उस लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई में उन ट्रेन के ट्रेवल पर भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जो बहुत वैक्सीनेशन ले चुके हैं उन्हीं लोगों को लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना अलाउड है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरह से स्टेबल रखी गई है, लेकिन केसेस बढ़ेंगे या नहीं, ये एक तो कोविड प्रोटोकॉल्स लोग कितना फॉलो करते हैं उस पर, और नए वेरिएंट्स या दूसरी कोई चीज इस पूरे वायरस में होती है जिससे इन्फेक्शन रेट बढ़ सकता है, उस पर, ये 2 चीजों पे काफी ज्यादा निर्भर करता है। माफी चाहूंगा। सरकार का यही कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, चाहे आप जंबो फैसिलिटीज की मुंबई में बात करें, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की बात करें या वेंटिलेटर्स की बात करें, तो फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है। इन्फेक्शन रेट पर आते 7 दिन तक और नजर रखनी पड़ेगी, और ये देखना होगा कि क्या केसेस सही में रुक गए हैं मुंबई में या फिर आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। और मिलन, आपसे भी मेरा आखिरी सवाल ये, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों तक हर जरूरी जानकारी पहुंचा सकें और घर बैठे लोगों को ये पता रहे कि अगर हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है, अगर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है मिलन कि जो लोग घरों में हैं, आइसोलेशन में हैं, उनकी फैमिलीज के लिए या उनके लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर्स या दिल्ली सरकार द्वारा कुछ इस तरह की भी अरेंजमेंट किए गए हैं कि घर बैठे लोगों को जरूरत का सामान मिल जाए? उससे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एसडीएम ऑफिस से जो है दिल्ली में लोगों को जो होम आइसोलेशन में है उनको फोन कॉल्स जा रही हैं लगातार, और वो भी उनका ख्याल रखने के लिए उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने भी कुछ अपनी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो एडवर्टाइज की हैं, जिनसे वो कभी भी उन पर फोन कर अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो उसके लिए बोल सकते हैं। लगातार दिल्ली सरकार से जो ऐसी मेंटल हेल्थ को लेकर भी जो हेल्पलाइंस हैं, जैसे योगा हेल्पलाइन, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को मैं देख रही हूँ जिनको पहली और दूसरी लहर में कोविड नहीं हुआ है, उनको अब तीसरी लहर में कोविड हुआ है। तो एक तरीके का जो मानसिक मनोबल जो है
वो कहीं ना कहीं गिर जाता है लोगों में, लोग हताश और मायूस फील करने लगते हैं। तो इस कारण से भी ये सारी चीजें की जा रही है, योगा क्लासेस या ऐसा कुछ ये सब आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। होम आइसोलेशन में जो फैमिलीज एक साथ रहती है उनको भी अलग अलग तरीके से सोसाइटीज में भी मदद की जा रही है। या तो आप जो है खाना दे जाता है कोई, या फिर काफी सारे एनजीओ के हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो मदद कर रहे हैं। तो बट एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना कि कोविड है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा और पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की मदद चाहिए तो तुरंत आप किसी भी हॉस्पिटल में कॉल करके या फिर किसी हॉस्पिटल जाकर, दिल्ली में फिलहाल आप बेड ले सकते हैं। बेड्स की कमी नहीं है दिल्ली में, बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है। हमें अच्छी खबरों के बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि लोग मायूस ना हो और डरने की कोई स्थिति इस वक्त नहीं है। लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी, संक्रमण ना फैलाए, ध्यान रखें और जो कोविड के सिम्टम्स हैं उनको चेक में रखें, अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें जरूर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिलन आपका। मुस्तफा आपका भी शुक्रिया, आप लोग भी ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए। तो मेरे दोनों सहयोगियों ने आपको जरूरी जानकारी बताई किस तरह से मुंबई के इस वक्त हालात हैं, इस वक्त दिल्ली में सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही पालन करें। जरा से भी अगर आपको लक्षण नजर आए तो उन्हें इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट करें, उनके संपर्क में आए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।